हेलो साथियों, यदि आप भी 9वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 27 फरवरी 2023 को हिंदी का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे पास एग्ज़ाम से पहले ही हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। इसमें दिए गए हैं 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर ओएमआर शीट में रंगना होगा। तो आइए जान लेते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के तमाम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन क्या होगा। साथ ही हम लोग 50 नंबर में जो भी हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर भी आज की इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर नवी कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 60 तक के तमाम क्वेश्चनों का सलूशन कर लिया था, और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 100 तक के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद में 1 से लेकर 50 नंबर तक के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का बारी बारी से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि क का उच्चारण स्थान क्या होता है। आप सभी को मालूम होगा कि क ख ग घ ये सभी के सभी कवर्ण वर्ग कहलाते हैं, और क ख ग इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था, कंठ। उसके बाद में कहता है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा कि जब भी ध्वनि दो व्यंजन से संयुक्त हो जाता है तो उसे हम लोग संयुक्त ध्वनि कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, संयुक्त ध्वनि। उसके बाद में कहता है देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों, जब जब देवर्षि का या महर्षि का सही संधि विच्छेद करते हैं तो देव जोड़ ऋषि होता है, और देव जोड़ ऋषि ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, देव जोड़ ऋषि। उसके बाद में कहता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, तो तीसरा होते हैं विसर्ग संधि। उसके बाद में कहता है कि अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण कौन सा है। देखिए, आप सभी को बताना होगा कि अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण कौन सा है। तो वो आपका तलाबे स, मूर्धन स, धन स और ह होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला सवाल कहता है कि द प्लस अ प्लस क प्लस स प्लस अ ध्वनि को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा। देखिए, द, क और स, तो क्या बन रहा है, दकस बन रहा है, और यहाँ पे आकार लगा हुआ है तो दाकस हो जाएगा, और दाकस ऑप्शन दिया गया है बी में। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में कहता है कि व का उच्चारण स्थान क्या होगा। दोस्तों, अ का जो उच्चारण स्थान होगा व का, जब व बोलिएगा तो व आपका दंतोष्ठ आएगा, यानी दांत और ओठ दोनों से, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, दंतोष्ठ। उसके बाद में कहता है कि शुद्ध शब्द है। देखिए, दायित्व जो आपका होता है, दायित्व ऐसे लिखा जाता है तो ये आपका शुद्ध होता है, लेकिन ऐसे तो लिखा नहीं गया है तो ये गलती हो जाएगा। प्राप्ति है, प्राप्ति आपका ऐसे लिखा जाता है ना जी, तो प्राप्ति ऐसे, ये भी आपका गलती है। पुष्टि दिया गया है तब पुष्टि आपका ऐसे लिखते हैं, है ना जी, ये भी गलती है। लेकिन गुप्त को देखिएगा तो गुप्त बड़ी ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है, गुप्त, और यही आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि भारत कौन सी संज्ञा है। देखिए, यदि यहीं पे भारत के बदले में दे दिया जाता कि भारतीय में कौन सी संज्ञा है, तो आप बिना सोचे समझे भाववाचक संज्ञा का चयन करते, लेकिन केवल दिया गया है कि भारत कौन सी संज्ञा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर अगला सवाल क्वेश्चन 70 कहता है कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं। देखिए, शब्द की कोई भी एक शब्द है या कोई भी ऐसा वाक्य है जिसमें ऐसा लगे कि कोई भी शब्द से जाति का बोध हो रहा है, तो जाति पहचानने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो लिंग कहते हैं, क्योंकि लिंग से ही किसी भी वस्तु की जाति के बारे में हमें मालूम चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
उसके बाद में कहता है कि सेवा का लिंग निर्णय क्या होगा? तो मान लेते हैं कि हम बोलेंगे कि हमें सेवा करनी चाहिए। तो जब ऐसा बोलेंगे ना जी, तो सेवा का कभी भी लिंग निर्णय होगा स्त्रीलिंग रूप में, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 72 कहता है कि जीव शब्द क्या है? दोस्तों यहाँ पे बताना होगा कि जीव शब्द क्या हो जाएगा। तो जीव एक प्रकार का देशज शब्द है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि अक्षर का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अक्षर शब्द का लिंग क्या हो जाएगा? लिंग पूछा गया है, तो अक्षर क्या होगा? तो अक्षर का स्त्रीलिंग होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। पेड़ से फल गिरा, देखिए ये आपके मैट्रिक का एग्जाम हो, 9th का एग्जाम हो या इंटर के एग्जाम पेपर हो, ऐसा कारक के चिन्ह वाला क्वेश्चन तो 100% एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। कहता है कि पेड़ से फल गिरा, ये किस कारक का उदाहरण होगा? तो यहाँ पे आपका जो कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है वो से हो रहा है ना जी, लेकिन आपादान इसमें भी आपका से होता है और करण इसमें भी आपका से होता है, तो दो ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो जाएंगे। अब करण या आपादान वाला में से कोई एक सही होगा, कैसे पहचानिएगा कि दोनों में से कौन सा सही होगा? तो आसान सा शब्दों में जान लीजिए कि किसी भी शब्द में यदि से विभक्ति का यूज किया गया हो और वहाँ पे अलगाव की स्थिति हो, जैसे पेड़ से फल गिरा, पेड़ को छोड़कर फल गिर चुका है, यानी फल और पेड़ के बीच में संबंध टूट गया है, तो वैसे स्थिति में आपादान कारक का यूज होता है। और कोई ऐसा वाक्य हो जहाँ पे से विभक्ति का यूज किया जा रहा है लेकिन संबंध टूट नहीं रहा बल्कि संबंध जुटा हुआ है, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ, ऐसे जो भी वाक्य बोलेंगे तो कोई ऐसा वाक्य जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तब मेरे और कलम के बीच में संबंध जुड़ा हुआ है, तो वैसे स्थिति में करण से का यूज होगा। यदि संबंध टूट जाएगा तो आपादान कारक का यूज होगा, जैसे पेड़ से फल गिरा, पेड़ और फल का कनेक्शन टूट गया है, तो राइट यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तब महाशय क्या हो जाएगा? महाशया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है ऐसा ना कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कौन सा सर्वनाम है? तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आ जाए, कोई जो होता है ये अनिश्चयवाचक होता है, राइट ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में है कि वह पढ़ता होगा। दोस्तों पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा कि जिस भी वाक्य के अंत में गा, गे और गी लगा हो, तो गा, गे, गी आपका कौन से केस में होता है दोस्तों? तो ये आपका भविष्यत काल में होता है, और भविष्यत काल का यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया सामान्य भविष्य, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर कहता है कि ताप शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ताप के मतलब होता है गर्मी और शीत का मतलब होता है ठंडी, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया था, ताप का विलोम शब्द शीत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल के 79 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है दोस्तों सपरिवार। उसके बाद में गुस्सा पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आप सभी को बता दें कि गुस्सा पीना का मतलब होता है क्रोध को दबाना, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कहता है कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दोस्तों पुत्र का होता है तनय और पुत्री का होता है तनुजा, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर कहता है कि अनाथ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अनाथ का मतलब होता है कि जिसका कोई नाथ ना हो, तो अनाथ का होता है सनाथ, और सनाथ ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन नंबर 82 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि जहाँ मुफ्त खाना मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दातव्य हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? दातव्य हो जाएगा। फिर कहता है कि गुण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो गुण शब्द का विशेषण गुणी हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन सी में दिया गया है, गुण शब्द का विशेषण गुणी होगा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही लाजवाब है और कहता है कि भला बुरा में कौन सा समास है? आप सभी को हम बताए थे समास वाले वीडियो में कि जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि भला बुरा, या ऐसा ट्रिक जान लीजिए कि किसी भी शब्द के यहाँ पे बीच में ऐसे डैश लगा हो तो समझ लीजिए कि द्वंद्व समास होगा, या ऐसे समझिए कि कोई भी एक शब्द का दूसरा विलोम हो तो ये आपका द्वंद्व समास होगा। फिर कहता है कि तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथैव का जब सही संधि विच्छेद बनाइएगा तो तथा जोड़ एव होगा, और तथा जोड़ एव ऑप्शन ए में है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आचरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए
आचरण में हमें उपसर्ग बताना होगा। तो आचरण, आचरण होता है ना जी, तो आ इसमें हो जाएगा उपसर्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? तो मिल जुड़ आप बराबर मिलाप, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आप। उसके बाद में कहता है कि पहाड़ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि पहाड़ का हो जाएगा पहाड़ी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? दोस्तों परमेश्वर का मतलब क्या होता है? परम है जो ईश्वर। और जिस भी शब्द को विग्रह करने में है जो का यूज होता है, जैसे परमेश्वर परम है जो ईश्वर, तो इसमें आपका ये कर्मधारय समास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट से यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला सवाल कहता है कि हमने खाना नहीं खाया, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो हमने खाना नहीं खाया ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। फिर कहता है कि विसर्ग है। दोस्तों विसर्ग क्या होगा? तो विसर्ग आपका स्वर हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, अयोगवाह हो सकता है, या प्लवतु हो सकता है। दोस्तों जितने भी विसर्ग होते हैं ये आपका व्यंजन ही हो सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 93 को देख लीजिए कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 11 या कितना होता है? 33 होता है ना जी। तो 33 दिया गया ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में है 33। तो राइट इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 33। उसके बाद में 94 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि ठग शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ठग आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा? नहीं होगा। ठगने का काम कौन करता है? तो व्यक्ति करता है, तो इसलिए आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक एवं वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो आप सभी को बता दें कि दो वर्णों के मेल से या दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो संधि दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा संधि। उसके बाद में कहता है सत शब्द है। देखिए सत क्या है? तत्सम तद्भव देशज विदेशज में क्या होगा आपका? तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, अगला सवाल कुछ उल्टा दिया गया है और ये आपका उल्टा सवाल में कह रहा है कि विदेशी भाषा में हिंदी से आए शब्द को क्या कहते हैं? तब विदेशी भाषा के जितने भी शब्द हिंदी में आ जाते हैं उसे हम लोग विदेशा शब्द कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि उदय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत जोड़ अय होता है। उसके बाद में कहता है किसलय शब्द का लिंग क्या हो जाएगा? तो उभयलिंग हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में जो कि आपके 9th कक्षा के हिंदी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों हिंदी के एग्जाम पेपर में सबसे पहले आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में गद्यांश दिए जाते हैं, और गद्यांश एक नहीं बल्कि दो गद्यांश दिए जाते हैं, जिनमें एक होते हैं पठित गद्यांश, यानी पढ़कर उसमें दिए गए क्वेश्चनों का आंसर देना पड़ता है। एक होता है अपठित गद्यांश, और अपठित गद्यांश में गद्यांश के आधार पे क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसी के आधार पे आंसर भी लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि एक गद्यांश दिया गया है और इसी गद्यांश से संबंधित नीचे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए होंगे, और इसका आंसर भी इस पीडीएफ पे हम बना दिए हैं, और यहाँ से अब आकर पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका आंसर की आसानी तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों ने जाना कि सबसे पहले आपको एक गद्यांश का आंसर देना पड़ेगा, और गद्यांश पूछे जाते हैं 10 नंबर के। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आइएगा तो दहेज प्रथा पर आपसे यहाँ पे एक निबंध लिखने के लिए बोला जाएगा, और निबंध भी होते हैं दोस्तों 10 नंबर के, तो 10 और 10 20 हो जाएंगे। नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिएगा तो चौथे नंबर में जो सवाल पूछे जाएंगे, अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे जिसमें आपको पुस्तक सामग्री खरीदने के लिए पैसे की मांग हो, तो ये आपके पूछे जाएंगे 5 नंबर का। तो 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पत्र लेखन, 10 नंबर का निबंध और 5 नंबर का पत्र लेखन कितना हो गया जी? तो 25 नंबर हो गया। नीचे थोड़ा सा बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको एक संवाद लिखने के लिए आएगा। क्या आएगा जी? संवाद लिखने के आएगा। उसके बाद में हिंदी के 2 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में लास्ट में होंगे 2 ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब देने पर आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। 2 प्रश्न दिए जाएंगे हिंदी के किसी पाठ्य का सारांश लिखने के लिए, जिनमें से केवल आप सभी को एक प्रश्न का उत्तर ही आप सभी को उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो इस प्रकार से आप आसान तरीके से हिंदी का एग्जाम पेपर पास हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर नवी कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके, और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।